हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम दूसरे लेसन अम्ल, भस्म तथा लवण यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः अम्ल तथा भस्म की यदि हम बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं तथा भस्म वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। परंतु अम्ल तथा भस्म की परिभाषा के विषय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। इस श्रेणी में पहला सिद्धांत आता है आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस ने अपने सिद्धांत में अम्ल और भस्मों की परिभाषाएं दी थीं। उन्होंने यह बताया था कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घुल करके हाइड्रोजन धनायन देते हैं, तथा भस्म एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, यानी कि भस्म एक ऐसा यौगिक होता है जो कि जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इसके बाद में ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत आता है। ब्रांस्टेड तथा लॉरी ने अपने सिद्धांत में अम्लों की परिभाषा इस प्रकार से दी थी कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन का अर्थ यह है कि वो एक धनायन प्रदान करने की क्षमता रखता है। उस प्रकार के पदार्थों को अम्ल कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे एक अम्ल है HCl और वो जल के साथ में अभिक्रिया करके एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन धनायन जल को प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से Cl- एक ऋणायन मुक्त हो रहा है तथा हमको H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने भस्म की परिभाषा दी थी। भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यानी कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लों से प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भस्म दिया हुआ है NH3, इसके साथ में जल है। जल के साथ में जब अमोनिया यानी कि NH3 अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि जल का एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन धनायन NH3 के साथ में जुड़ जाता है और हमको अमोनियम आयन यानी कि NH4+ प्राप्त होता है। साथ में जल से जब एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो केवल हाइड्रोक्सिल आयन उसके साथ में बचेगा। यहाँ पे ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल एक उभयधर्मी पदार्थ होता है, यानी कि जल अम्लों की तरह भी कार्य करता है और क्षारों की तरह भी कार्य करता है। इसके बाद में लुईस का सिद्धांत आता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो लुईस के सिद्धांत के अनुसार अम्लों की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अब बात आती है कि लोन पेयर क्या होते हैं। लोन पेयर दो अकेले इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है, यानी कि दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो जोड़ी होती है उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो अम्लों की परिभाषा दी गई थी वह यह थी कि अम्ल वे यौगिक हैं जिसमें लोन पेयर्स को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और भस्म की परिभाषा इस प्रकार से दी गई थी कि भस्म वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी कि लोन पेयर को प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो भस्म होते हैं वो लोन पेयर को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, और जो अम्ल हैं वो ग्रहण करते हैं लोन पेयर्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता भस्म होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ अम्ल होते हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से संबंधित। पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
वे यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन अधिकता यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अधिकता होती है इलेक्ट्रॉनों की, वे यौगिक लुईस क्षार कह जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धनायन जैसे कि Ca2+, Mg2+ इत्यादि लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि उन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो लुईस अम्ल होते हैं। तथा ऋणायन जैसे कि O2- इत्यादि लुईस भस्म होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए वो लुईस भस्म होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, यानी कि धातुओं के जितनी भी धातुएं हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं तथा जो ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्षार होते हैं। अभी क्षारों के विषय हम आगे पढ़ेंगे कि क्षार और भस्म किस प्रकार से अलग हैं। इसके बाद में कुछ प्रमुख अम्लों के उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला अम्ल है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तीसरा है HNO3, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और चौथा है CS3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। अब इसके बाद में अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि कौन सा अम्ल सबसे प्रबल होता है और किस हिसाब से अम्लों की जो प्रबलता होती है वो घटती है। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, उस नाइट्रिक एसिड से कम प्रबल सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सबसे कम प्रबल होता है एसिटिक एसिड। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वे सभी दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। अब इसके बाद में बात आती है अम्लराज की, यानी कि एक्वा रेजिया की। तो सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड का यदि 3:1 के अनुपात का मिश्रण लिया जाए तो उसे अम्लराज कहा जाता है। ये जो अम्लराज होता है ये धातुओं को पिघला देता है, जैसे कि लिखा हुआ भी है कि सोना तथा प्लेटिनम आदि धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। यानी कि अम्लराज इतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है कि यदि इसमें धातुओं की छड़ें डाल दी जाएं तो वे छड़ें पिघल जाती हैं। अब बात आती है कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षार भी भस्म ही होते हैं, लेकिन वे भस्म होते हैं जो जल में विलय होते हैं, यानी कि वे सभी भस्म जो जल में विलय हो जाएं वे क्षार कहे जाएंगे, यानी कि एल्कलाई कहे जाएंगे। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, यानी कि सभी क्षार भस्मों के अंतर्गत आते हैं, भस्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षारों के अंतर्गत नहीं आते। यानी कि जितने भी भस्म जल में विलय होते हैं उनका एक दूसरा नाम क्षार दे दिया जाता है, लेकिन कुछ भस्म ऐसे भी होते हैं जो कि जल में विलय नहीं होते हैं, वे भस्म ही कहलाते हैं। अब इसके बाद में कुछ भस्मों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड का, जो कि जल में अविलेय है, यानी कि ये जल में विलय नहीं होता है, इसलिए इसे केवल हम भस्म ही कहेंगे। दूसरा है फेरस ऑक्साइड, यह भी जल में अविलेय है, नहीं घुलता है ये, इसलिए ये भी भस्म ही है। तीसरा है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में अविलेय होता है, इसलिए ये भी भस्म की ही श्रेणी में आएगा, केवल भस्म की ही श्रेणी में आएगा। चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो भस्म है ये जल में विलय होता है, इसलिए यह क्षारों की श्रेणी में भी आता है। पांचवा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी जल में विलय होता है और यह भी क्षारों की श्रेणी में आता है। छठा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी जल में विलय होता है और यह भी क्षारों की श्रेणी में आता है। और सातवां है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है और यह भस्म भी क्षारों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह भी जल में विलय होता है। इसके आगे का लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।